समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। विमलेंदु पांडे का पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में श्रोताओं आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम एक नया विषय लेकर आते हैं और उस पर आपके सुझाव, विचार और जिज्ञासाओं पर चर्चा करते हैं। आज के कार्यक्रम का विषय है जलवायु संकट से निपटने की स्थानीय क्षमता। श्रोताओं, जलवायु परिवर्तन या कहें जलवायु संकट ये एक धीमा जहर है। इसका तत्काल पता तो नहीं चलता, लेकिन वर्षों बाद या दशकों बाद इसके दुष्प्रभाव जब सामने आते हैं तो लोगों को इसकी विभीषिका का भान होता है। जलवायु संकट किसी एक व्यक्ति या समुदाय अथवा देश को अपनी चपेट में नहीं लेता, बल्कि पूरा क्षेत्र, गोलार्ध या कहें पृथ्वी पर अपना असर दिखाता है। ऐसे में स्थानीय स्तर पर लोगों की तैयारी कैसी हो, इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य सचिव कमल किशोर। कमल जी, आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार विमलेंदु जी, और आपके श्रोताओं को भी नमस्कार। श्रोताओं, पब्लिक स्पीक कार्यक्रम आपका मंच है। इसके माध्यम से आप अपनी तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं और सही जानकारी प्राप्त करते हैं। जलवायु संकट से निपटने की स्थानीय क्षमता विषय पर हमें आपके प्रश्नों का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011-2331-4444 और 011-2371-7106 पर फोन करके हमारे विशेषज्ञ कमल किशोर जी से अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। कमल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 मार्च को नई दिल्ली में आपदा न्यूनीकरण के लिए एक राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह मंत्री स्तरीय सत्र की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों के साथ व्यापक विचार विमर्श होगा। आपदा नियंत्रण के लिए प्रधानमंत्री का 10 सूत्रीय एजेंडा क्या है? विमलेंदु जी, कुछ वर्षों पहले भारत ने एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस जिसका नाम एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का आयोजन किया था, और उस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी ने की थी। और उसके उद्घाटन सत्र में अपना उद्बोधन देते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगर हमें सेंदाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये एक अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क है आपदा न्यूनीकरण के लिए, जो 2015 में 187 देशों ने इसको अपनाया था। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था अगर हमें सेंदाई फ्रेमवर्क के इसके कार्यान्वयन को एक प्रैक्टिकल रूप देना है, इसको जमीनी स्तर पर उतारना है, तो हमें इसके लिए कुछ ऐसी चीजों को प्रायोरिटाइज करना होगा, प्राथमिकता देनी होगी, जिससे लोगों को सीधे सीधे लाभ हो। तो इस संदर्भ में प्रधानमंत्री जी ने सेंदाई फ्रेमवर्क के ही कार्यान्वयन को और अर्जेंसी देने के लिए, तात्कालिकता देने के लिए, उसको प्रैक्टिकल बनाने के लिए ये 10 सूत्री कार्यक्रम दिया था। इस 10 सूत्री कार्यक्रम या 10 पॉइंट एजेंडा में जो पॉइंट्स हैं कुछ इस तरह से हैं। पहला उन्होंने कहा था पॉइंट कि देखिए, हम विकास के जितने भी कार्यक्रम होते हैं हमारे, चाहे हम वो स्कूल बनाएं या अस्पताल बनाएं या एक पुल बनाएं या रेल लाइन बनाएं या एयरपोर्ट बनाएं या बांध बनाएं, हम वो ऐसे बनाएं कि उसके अंदर हम आपदा प्रबंधन की प्रणालियों को समाहित करें। अगर आपदा आए तो हमारा पुल ना बहे, हमारी रोड ना बहे, हमारा एयरपोर्ट सुदृढ़ रहे। तो इसको लेकर के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम
अपने देश में ही नहीं विश्व में काम करना चाहेंगे और इस बात से लेकर के उनके पहले एजेंडा से कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना। इसी तरह 9 और भी पॉइंट हैं। एक रिस्क कवरेज पे है, एक औरतों की इस विषय पर हम थोड़ा आगे भी चर्चा करेंगे। पहले फोन लाइन पर हमारे एक श्रोता हैं राजेंद्र तिवारी, कुंडा, उत्तर प्रदेश से। राजेंद्र जी, पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार। जी सर, ये जो भूकंप आता है ना सर। जी जी बताएं। तो भूकंप जैसे तो में कैसे कुछ उसका सिम्टम्स, कुछ लक्षण कैसे पता लगाया जाए कि हाँ ये भूकंप आ रहा है? देखिए राजेंद्र जी, अभी तक दुनिया के किसी भी देश में ऐसी कोई रिलायबल प्रणाली नहीं है जिसके आधार पे भूकंप का पूर्वानुमान लगाया जा सके। लेकिन हम ऐतिहासिक तौर पे जो भूकंप आते रहे हैं और जो अध्ययन होते रहे हैं भूवैज्ञानिकों द्वारा, उसके आधार पे ये बता सकते हैं कि देश के किस भाग में किस तीव्रता का भूकंप आने की हमेशा संभावना रहती है। हमारे देश को 4 साइज्मिक जोन्स में बांटा गया है, 5, 4, 3 और 2। जी। 5 में सबसे प्रबलता वाले भूकंप आने की संभावना रहती है और 2 में सबसे कम। और इन अलग अलग इलाकों में किस तरह के भवन बनाए जाएं, उनकी क्या मजबूती हो, उसमें क्या तकनीकी इस्तेमाल की जाए, इसका पूरा प्रावधान हमारे बिल्डिंग कोड्स में है। तो अगर हम ये करके रखेंगे तो हमें भूकंप के पूर्वानुमान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम ऐसे घर बनाएंगे कि वो भूकंप को सह सकेंगे। और इसके अलावा हमारी शॉर्ट टर्म प्रिपेयर्डनेस, जैसे अभी भूकंप के अगर आप झटके महसूस करें तो आपको क्या करना चाहिए। एक साधारण सी चीज बताई जाती है कि अगर आप घर के अंदर हैं तो अंग्रेजी में कहें तो ड्रॉप, कवर एंड होल्ड। एक मजबूत मेज के नीचे जाएं, अपने आप को कवर करें और उसको पकड़ के रखें, जिससे अगर ऊपर से कोई चीजें गिरेंगी तो आपके जान के बचने की संभावना है। नागपुर से विनी जी हैं। विनी जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आजकल घरों में हाई राइज बिल्डिंग्स का बहुत ट्रेंड है और दिल्ली में, मुंबई में तो बन ही रहे थे और दिल्ली में भी बहुत सारे प्राइवेट बिल्डर्स हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं। तो गवर्नमेंट ये कैसे इंश्योर करेगी इस मसले पर कि जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं वो सेफ घर बना कर दें, मतलब इन हाई राइज बिल्डिंग की सेफ्टी कैसे इंश्योर करे सरकार? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि अलग अलग इलाकों के लिए जहां पे भूकंप आने की संभावना है या अन्य आपदाओं के आने की संभावना है, उस हिसाब से बिल्डिंग कोड्स बने हुए हैं। और बिल्डिंग कोड्स का पालन करना कोई ऐसा नहीं कि अगर आपकी इच्छा है तो आपने किया, इच्छा नहीं है तो नहीं किया। जी जी। ये अनिवार्य है, ये कानून के द्वारा अनिवार्य है और इसका पालन करना एकदम जरूरी है। उसके बिना आपको बिल्डिंग के लिए क्लियरेंस नहीं मिलेगी। तो ये कानूनी प्रावधान है, कोड में प्रावधान है। लेकिन सरकार के साथ साथ हमारे जो लोग हैं, उपभोक्ता हैं, जी जी। अगर आप मकान लेने जाते हैं तो आप अपनी बाथरूम की फिटिंग्स चेक करते हैं कि ये जगुआर की लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है, महंगी से महंगी। जी जी। क्यों ना हम इस चीज की भी मांग करें कि क्या ये भवन सुरक्षित तरीके से बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है। लेकिन एक आम आदमी कैसे पता करेगा कि इसमें किस mm का सरिया लगा है, या इसको प्रॉपर एक आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर द्वारा इसको सर्टिफाइड है? ये क्या एक आम आदमी कहाँ जाए, किसको पता करे? देखिए, एक आम आदमी को किसी खास तकनीक को जानने की जरूरत नहीं है जी। लेकिन वो ये तो डिमांड कर ही सकता है कि हमें सर्टिफिकेट दिखाइए कि किस स्ट्रक्चरल इंजीनियर से आपने ये बनवाया, इसको सर्टिफाई कराया और इसको सर्टिफाई कराया। जी। आपको बिल्डिंग परमिशन कहाँ से मिली, इसके अंदर जो आपने कोडल प्रावधान जो आपने लागू किए हैं जी, वो किस कोड के हैं, जो सबसे रीसेंट कोड है उसके हैं या पुराने हैं। तो ये सब चीजें अगर आप पूछेंगे, बहुत सारी स्थितियों में उपभोक्ता ये चीजें पूछते ही नहीं है। उपभोक्ता जानना चाहते हैं कि पार्किंग है कि नहीं, लिफ्ट कितनी है, बाथरूम में कौन से फिक्सर्स लगे हैं, फर्श किस तरह का बना हुआ है। जब आप ये सवाल पूछ सकते हैं तो आप सुरक्षा के बारे में क्यों नहीं सवाल पूछ सकते? अच्छा, इसके कार्यान्वयन के लिए जो स्थानीय प्राधिकरण होते हैं वो किस हद तक जिम्मेदार होते हैं कि ये जितने भी कोड्स हैं उनके अनुसार
इसकी पालना की गई है या नहीं की गई है? जी, बहुत हद तक जिम्मेवार रहते हैं, क्योंकि उनका 2-3 बार उनका इसके अंदर उनकी एक भूमिका रहती है। पहले तो जब आपका प्रपोजल जाता है, आप बिल्डिंग परमिशन लेने जाते हैं, मंजूरी मिलती है, तो उस मंजूरी के समय जो आपका प्रपोजल जाता है उसका जो उसको जब देखा जाता है करीब से, तो उसमें देखा जाता है कि जो वहां का बिल्डिंग बायलॉ है, जिसके हिसाब से आपको बिल्डिंग कोड का पालन करने की जरूरत है, वो फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया है। दूसरा, कंस्ट्रक्शन के टाइम पे साइट पे विजिट करने का भी प्रावधान है कि आपने डिजाइन में तो लगाया है, लेकिन आप साइट पे कर रहे हैं कि नहीं। और उसके बाद जब आपका पूरा हो गया, उसके बाद भी इंस्पेक्शन का प्रावधान है। लेकिन ये कहना जरूरी है कि बहुत सारे जो हमारे स्थानीय निकाय हैं, उनमें इतने लोग नहीं होते हैं, या लोग होते हैं तो वो ट्रेन नहीं होते हैं, तो वहां पे कई जगह कमी पाई जाती है। लेकिन अगर उपभोक्ता इसकी डिमांड करें, जिसको हम अंग्रेजी में कहें कि सुरक्षा के लिए एक सोशल डिमांड बने, तो हम आपदाओं से सुरक्षा को एक जन आंदोलन बना सकते हैं। अगर हम इन सारे मानकों का पालन करें तो जापान में देखिए अक्सर भूकंप आते रहते हैं जी, और वहां 70 मंजिला जो बिल्डिंग भी है वो झूल जाती है, लेकिन गिरती नहीं है जी। तो अगर इन मानकों का इस्तेमाल करें तो पूरा जनजीवन, पुल और हमारी जितनी बुनियादी सेवाएं हैं वो सशक्त रहेंगी। एक उनका मानक है कि उस इतना भूकंप वो झेल जाएंगी, 8 के रिक्टर पे वो भूकंप झेल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल झेल सकती हैं। इसका ऐसा नहीं है कि ऊंची बिल्डिंग नहीं झेल सकती या नीची बिल्डिंग ही झेल सकती है। अगर उसको ठीक तरीके से डिजाइन करके ठीक तरीके से बनाया जाए तो वो झेल सकती है। बिल्कुल। कमल जी, हमारे एक श्रोता हैं राम जी गर्ग, मध्य प्रदेश से। राम जी नमस्कार, आप अपना सवाल पूछिए कमल जी से। नमस्कार सर जी। जी, होली की मंगलमय हार्दिक बधाइयां आप लोगों को। आपको भी। जी सर, ये जो बरसात वगैरह में आकाशीय बिजली गिरा करती है, उससे बहुत हानि पहुंचती है हर प्रकार की, तो उसको कैसे मालूम किया जाए, कितने मिनट कितने घंटे पहले मालूम हो जाए तो ये ऐसे हानि जो होती है तो न हुआ करे। राम जी, सबसे पहले तो आपको भी होली की मुबारकबाद। दूसरा, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। हमारे देश में हर साल बहुत सारे लोगों की जान वज्रपात से या आकाशीय बिजली के गिरने से होती है। इसके बारे में मैं आपके सामने 2 चीजें रखना चाहूंगा। पहली चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे बाढ़ आती है या चक्रवात आता है, तो हमें जो इसकी पूर्व चेतावनी है वो कभी कभी कुछ घंटे क्या कुछ दिनों की भी मिल सकती है। जी। जैसे आजकल तो चक्रवात आता है तो हमारा मौसम विभाग 3-4 दिन, कभी कभी 5 दिन पहले से ही बताना शुरू कर देता है कि इस स्थान पर चक्रवात जो है हमारे राज्यों में आवेगा। इसी तरह बाढ़ की भी संभावना 2-3 दिन पहले दी जा सकती है। लेकिन वज्रपात एक ऐसी आपदा है जिसमें आधा घंटा 45 मिनट सिर्फ इतना ही मिलता है, और उसमें भी एक जनरल एरिया बताया जा सकता है 5 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर का, कि इस स्थान पे आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। तो ये जरूर सीमितता है जो है वैज्ञानिक तौर पे हम इसको आधे घंटे से ज्यादा पहले नहीं बता सकते हैं, और अगर पहले बताएंगे तो और भी बड़े एरिया में बताएंगे, जबकि ये गिरती एक पॉइंट पे है। तो इसके लिए एक दामिनी ऐप बनाया है मौसम विभाग ने। जी। उससे भी चेतावनी मिलती है। लेकिन जब आप देखें कि बादल हैं और बिजली गड़गड़ा रही है, तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, कुछ सावधानियां अगर जनमानस ले तो हम जान के नुकसान को बहुत कम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि जब बारिश होती है और बिजली गिर रही होती है तो लोग पेड़ के नीचे जाके खड़े हो जाते हैं, और पेड़ के नीचे खड़ा होना सबसे ज्यादा खतरनाक है जी, क्योंकि पेड़ पर ही बिजली गिरती है। लेकिन ऐसी स्थिति में लोग अपनी सावधानियों के लिए कौन कौन से तरीके अपनाएं,
ये इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। जी। तो एनडीएमए की तरफ से, मेरे संस्थान की तरफ से, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से अंग्रेजी में और हिंदी में 2-2 मिनट के, 3-3 मिनट के कई वीडियोस बनाए गए हैं आकाशीय बिजली के बारे में, कि इससे बचने के लिए साधारण व्यक्ति को जो बाहर है, जो देख रहा है कि बिजली गिर रही है, उसको क्या करना चाहिए ताकि वो अपने आप को बचा सके। ये आपकी वेबसाइट पर उपलब्ध है? ये हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध है। हमारे सोशल मीडिया में हैंडल पे जब ये वज्रपात का सीजन आता है तो चलना शुरू हो जाता है। कमल जी, हमारे एक नए श्रोता और हैं धर्मवीर जी दिल्ली से। धर्मवीर जी, अपना सवाल पूछिए। लगता है कि इनका संपर्क कट गया है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग अभी बात कर रहे थे सेंदाई फ्रेमवर्क की। तो आप जैसे चर्चा कर रहे थे कि जब भी हम कोई परियोजना बनाते हैं, पुल बनाते हैं, तो किन किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। कमल जी, जलवायु परिवर्तन के कारण कौन कौन से संकट हैं इस समय जो लोगों के द्वार पर खड़े हैं? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जिससे जलवायु परिवर्तन की वजह से आपदाओं का जो रूप है उसमें बदलाव आ रहा है। हाँ। लेकिन मैं 2 आपके सामने रखना चाहूंगा। एक तो है ग्रीष्म लहर, या जिसको हम अंग्रेजी में हीट वेव कहते हैं। हाँ। अभी फरवरी का महीना जो गया है वो भारत में पिछले 123 सालों में सबसे ज्यादा गर्म रहा है। ठीक। पिछले साल मार्च का महीना पिछले 100 सालों में सबसे ज्यादा गर्म रहा है। तो ग्रीष्म लहर की संभावना बढ़ती जा रही है जलवायु परिवर्तन के साथ। जी। इसके साथ साथ दूसरा जो हम देख रहे हैं वो ये कि शहरी इलाकों में बाढ़ ज्यादा आ रही है। हाँ। और भारतवर्ष के ऊपर जो कुल वर्षा है, जी, रेनफॉल है, वो नहीं बढ़ रहा है, बल्कि कम भी नहीं हो रहा है, की स्पीड बढ़ जा रही है, लेकिन वो रेनी डेज वो कम होते जा रहे हैं। मतलब कम ही दिनों में उतनी ही बारिश हो जा रही है ज्यादा। जी। ये एक श्रोता है हमारे नारायण जी, वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ कम्युनिटी इन डिजास्टर लाइक लैंडस्लाइड्स। देखिए नारायण जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। लैंडस्लाइड्स या हिंदी में जिसे कहें भूस्खलन, जी, ये भी एक तरीके से काफी लोकलाइज्ड डिजास्टर है और इसमें जो कम्युनिटीज हैं इनके कई रोल हैं। मैं 3 का उल्लेख करना चाहूंगा। पहले तो ये कि अगर हम जहां पे भूस्खलन होने की संभावना है वहां के पर्यावरण को सुरक्षित रखें, वहां पे पेड़ों का अत्यधिक कटाव न हो, वहां पे जो जल का निकास है वो सुचारू रूप से चलता रहे, उसको डिसरप्ट न किया जाए, तो हम भूस्खलन की संभावना को कम कर सकते हैं। दूसरा, हम जो स्थानीय स्तर पे जो कम्युनिटी के लोग रहते हैं वो लैंडस्लाइड प्रोन या भूस्खलन की संभावना वाले इलाकों पर जो वहां पे जो ढलान है जी, उसके ऊपर नजर रख सकते हैं। और अगर वो देखें कि कोई ऐसी दरार देखने में आ रही है जो पहले नहीं थी, जो और बढ़ सकती है बारिश होने से, तो अपने स्थानीय प्रशासन को सूचित करें। तो ये एक दूसरा। और तीसरा, जब भूस्खलन हो तो उसके बाद कैसे प्रिपेयर्ड रहना है और ये सुनिश्चित करना है कि हम अपने घर, अपने जो एसेट्स हैं वो भूस्खलन या लैंडस्लाइड के रास्ते में न बनाएं, ताकि नुकसान न हो या कम से कम। ऐसा हिमस्खलन वाले क्षेत्रों में भी होता है जब बर्फबारी होती है और फिर अचानक ही पूरी की पूरी स्लाइड नीचे एक एवलांच के रूप में बाहर आने लगती है। जी। ऐसे में हमारे कई बार सैनिक इसकी चपेट में आ भी जाते हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आमतौर पर तैयारी कैसे होनी चाहिए? तो ये आपके स्थानीय स्तर पर ये जो हिमस्खलन की जो बात कर रहे हैं आप, जिसको अंग्रेजी में एवलांच बोलते हैं, उसके लिए लोकल लेवल पे खास करके हमारे जवानों के लिए फोरकास्ट इश्यू की जाती है। उसके ऊपर ध्यान रखना बहुत जरूरी है और उसमें जो भी सलाह दी जाती है उसका कड़ाई से पालन करना जरूरी है। दिल्ली से हमारे श्रोता हैं धर्मवीर जी।
धर्मवीर जी नमस्कार, आप अपना सवाल पूछें। नमस्कार जी, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। पूरे देश को होली की शुभकामनाएं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के समय में हर आदमी बना बनाया फ्लैट खरीदना चाहता है और ज्यादातर क्या होता है अपने फैमिली को साथ लेता है। फैमिली जाती है बस सिर्फ अच्छी खूबसूरती देख के वो ओके कर देती है। उनको ये नहीं मालूम कि दीवारों में लिटा के सरिया लगाया जाता है, वो लगा है कि नहीं लगा। तो इसके ऊपर क्या कानून में कोई नियम पालन है? अब जो आप हमारे एक्सपर्ट आए इसके बारे में क्या कहना चाहिए? धर्मवीर जी, सबसे पहले तो आपको भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरा ये कि देखिए, जैसे जैसे हमारे शहर विकसित हो रहे हैं, वहां पर जमीन कम है, तो ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनना और फ्लैट बनना तो ये तो होगा ही। और ये कैसे बनाए जाते हैं, इसके लिए इसका जो परमिशन मिलती है, इसकी मंजूरी मिलती है, उसमें सारे जो बायलॉज हैं, जो लोकल जिस स्थान पे बना है, उसका पालन करना जरूरी है। और उस कोड के, उस बायलॉ के अंदर बिल्डिंग कोड जो हमारे जिस तरह की भी आपदा आने की संभावना है, उसके हिसाब से कोडल प्रावधान में है। लेकिन बहुत सारे उपभोक्ता लोग जो घर खरीदते हैं, वो बिल्डिंग के अंदर क्या ये दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन आप कम से कम बिल्डर से पूछ तो सकते हैं। आप पूछ तो सकते हैं कि दिखाइए कहाँ है आपका क्लियरेंस, हमें आप अपनी स्ट्रक्चरल ड्राइंग से कॉपी दीजिए, हम किसी इंजीनियर को दिखाएंगे। लेकिन ये डिमांड आती ही नहीं है। हम सतही स्तर पे जो ऊपर से हमको आराम देने वाली चीजें हों, एयर कंडीशनिंग सिस्टम हो या लिफ्ट हो या बहुत बढ़िया फर्श हो या बालकनी हो, इन चीजों को देखते हैं। लेकिन सुरक्षा के मामले में भी हमें बिल्डर से घर खरीदते वक्त इन चीजों की डिमांड करनी चाहिए और इन चीजों के बारे में और जानकारी मांगनी चाहिए, जोर देना चाहिए उनको। जी बिल्कुल। कमल जी, एक हमारे श्रोता और हैं जो आपदा प्रबंधन के बारे में जानना चाहते हैं। दीपक जी हैं दिल्ली से। दीपक जी नमस्कार। सर नमस्कार जी, सवाल पूछे अपना। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर भूकंप आता है और जैसे बताते हैं कि भूकंप आने के बाद किसी भी टेबल के नीचे या किसी जो टेबल वगैरह होती है स्टील वगैरह की लोहे की चीज के नीचे आप बैठ जाओ, ठीक है। लेकिन सर जब हम इसके नीचे बैठते हैं और भूकंप तेजी से आता है तो बिल्डिंग पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर दीपक जी आपने अच्छा सवाल पूछा है। अगर ये बिल्डिंग पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है, इतनी कमजोर बनी हुई है, तो जाहिर है कि टेबल के नीचे बैठने से बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भूकंप के समय में बहुत सारे लोग सिर्फ बिल्डिंग के गिरने से नहीं मरते हैं। वो इसलिए मरते हैं कि कोई चीज, पंखा या कोई अलमारी या कोई और लूज चीज या पार्शियली टूटी हुई चीज वो लोगों के ऊपर गिरती है और उनकी जान ले लेती है, हालांकि बिल्डिंग पूरी ध्वस्त ना हो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेज के नीचे बैठना और अपने आप को, अपने सिर को प्रोटेक्ट करना एक 100% सेफ्टी का तरीका है, लेकिन ये आपके सर्वाइवल के, आपके बचने के चांसेस बढ़ा देता है बहुत ज्यादा। कमल जी, एक चीज और भी है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जब आपदा प्रबंधन के समय आम लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती, जैसे एसओपी, उसका क्या एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। तो क्या हम बच्चों के पाठ्यक्रम में, स्कूल में ऐसे उनके पाठ्यक्रम में ऐसे विषय जोड़े जा सकते हैं जो आपदा प्रबंधन से जुड़े हों? जी विमलेंदु जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, मैं दो बातों में जवाब देना चाहूंगा। एक तो ये कि हमने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से एक छोटी पुस्तिका जारी की है कुछ सालों पहले जी। उसको आप अंग्रेजी और हिंदी में हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्रिंट करेंगे तो आपकी जेब में आ जाएगी वो। अच्छा। जिसमें अलग अलग आपदाओं में क्या करें क्या ना करें। तो ये जो साधारण चीजें हैं ये सबको मालूम होनी चाहिए। ये आप
आपका अपने प्रति और अपने परिवार के प्रति ये कर्तव्य है, समाज के प्रति भी। और इसके लिए कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि ये जानकारी आसानी से उपलब्ध है। और अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी ले, अपने परिवार की जिम्मेदारी ले, तो ये चीजों से अपने आप को अवगत करा सकता है। दूसरी बात कही आपने स्कूल के पाठ्यक्रम की, तो पिछले कुछ सालों में 8वीं कक्षा 9वीं कक्षा में भूगोल के साथ एक चैप्टर आपदा प्रबंधन का जोड़ा गया है। मैं ये कहूं, पिछले जब हम लोग स्कूल में थे उसके मुकाबले अभी आपदा प्रबंधन की कहीं ज्यादा जानकारी बच्चों को उनके पाठ्यक्रम के माध्यम से दी जाती है। यामीन जी हैं गाजियाबाद से इस समय फोन लाइन पर। यामीन जी, अपना सवाल पूछिए। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कि हम दिल्ली के आसपास रहते हैं जी, तो भूकंप रोधी मकान जैसे कि यहाँ भी बनाए जा सकते हैं या पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे भूकंप आता है वहीं पे बनाए जाएंगे? जी यामीन जी नमस्कार। ये सब जगह बनाने चाहिए जहां पे भूकंप आने की संभावना हो। हमारे जो कई पहाड़ी इलाके हैं वो भूकंप की संभावना वाले जोन 5 में आते हैं, जहां भूकंप की सबसे ज्यादा प्रबल संभावना होती है। दिल्ली 4 में है। तो दिल्ली में भी अगर आप घर बनाते हैं, फ्लैट लेते हैं या खुद 1 मंजिला 2 मंजिला घर बनाते हैं, तो उसको भूकंप रोधी तकनीकों से बनाना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं कि लागत बहुत ज्यादा आती है, लेकिन इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है और इसको कार्यान्वित करने की जरूरत है। सही आर्किटेक्ट की सलाह लेने की जरूरत है। और अगर आप अपना घर साधारण बना रहे हैं तो साधारण तरीके हैं। आप खिड़कियां दरवाजे कोने से दूर रखें, कोने उसके मजबूत होने चाहिए, लिंटल बैंड होना चाहिए, प्लिंथ बैंड होना चाहिए, रूफ बैंड होना चाहिए। 5% अधिक पैसे खर्च करके आप भूकंप रोधी घर बना सकते हैं। कंवल जी, आपदा प्रबंधन के समय जब हमारी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंच जाती है तो लोगों में एक अपना नया आत्मविश्वास और सुरक्षा का भाव पैदा होने लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी यही कहना है कि जैसे तिरंगा पहुंचता है लोग सुरक्षित भाव होना महसूस करने लगते हैं। आखिर तैयारियां कैसी होती हैं? ये जवान किस तरह वहां जाके इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा विमलेंदु जी की इनकी जो अलग अलग विषयों पर कि एक अगर कोई बिल्डिंग कंक्रीट की कोलैप्स है तो वहां रेस्क्यू कैसे करना है, उसको कैसे काटना है, कुत्तों को जो साथ ले जाते हैं कुत्तों की टीम, उनको कैसे यूज करके कैसे पता करना है कि कहां किस मृत व्यक्ति के होने जीवित व्यक्ति के होने की संभावना है और वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो जो हम नॉर्मल टाइम में एनडीआरएफ की ट्रेनिंग कराते हैं वो आपदाओं के समय में काम आती है। किशोर जी, एक छोटा सा सवाल है, ट्विटर पे हमारे पास समय भी कम है। विवेक जी पूछ रहे हैं कि इस बार गर्मी में हम कैसे प्रबंधन करें अपने इस गर्मी से बचने के लिए। देखिए, ग्रीष्म लहर से बचने के लिए सबसे पहले तो आप जो हमने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से क्या करें क्या ना करें, आप उसको जरूर देखें और साधारण चीजें जो करनी है वो जरूर करें। अभी कार्यक्रम में समय ज्यादा नहीं है तो मैं आपको सारे क्या करें क्या नहीं करें नहीं बता सकता हूं, लेकिन इसके साधारण उपाय हैं, आप उनका पालन करें। श्रोताओं, विज्ञान और प्रकृति का शाश्वत नियम है कि जब भी कोई क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया उसी अनुपात में अवश्य होती है। हमारी धरती माता बहुत उदार है, हमारी अनेकानेक अज्ञानताओं को वो सह लेती है। आइए हम धरती माँ की इस उदारता का सम्मान करें और अपनी धरती को अगली पीढ़ी को सुरक्षित सौंप कर जाने का संकल्प लें। अब कार्यक्रम का निर्धारित समय समाप्ति की ओर है। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में हिस्सा लिया, आज की चर्चा की और हमारे श्रोताओं के सवालों का जवाब देने और उनकी जानकारी बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य सचिव कमल किशोर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद विमलेंदु जी। आज का कार्यक्रम श्रोताओं आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता है airnsdtalks@gmail.com। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त